हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, कल जिसका आपका पेपर है। साथ ही साथ बीएड सेकेंड ईयर के लिए इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आपके प्रैक्टिकल डेट्स आ चुकी हैं। 6 जून से आपके प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। यदि इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो अच्छी बात है, नहीं मिली है तो आप वीडियो देख सकते हैं या नोटिस देख सकते हैं। अपने कॉलेज कोड को वहाँ फाइंड कर सकते हैं कि किस दिन आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, तो नहीं देखा तो उसको चेकआउट कर लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट है या रिसेंट वीडियो में भी आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहते हैं तो वहाँ मैं साथ के साथ वीडियो लिंक शेयर कर देती हूँ जिससे आप अपडेट रहें, यदि आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है तो। अब देखिए, सबसे पहले 2022 का पेपर हम देखेंगे और फिर 23 का। आप जानते हैं 2018 से 2021 तक का पेपर पहले से अवेलेबल है। अब हम 22 और 23 को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूछा गया है राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट, मापन के 2 कार्य बताइए। तो मापन की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है। तो देखिए, जब से स्टूडेंट का एडमिशन होता है तब से लेकर जितना ही पूरे प्रोसेस चल रहे हैं स्कूल के अंदर, सारी एक्टिविटीज सब में एवेल्युएशन लगता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है, यहाँ 2 पूछे, हमने 5 बता दिया। आप इनमें से किन्हीं भी 2 को लिख सकते थे। जैसे सबसे पहले प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों की योग्यता का मापन करना, उनकी रुचि और रुझान का पता लगाना और इन सब के आधार पर उन्हें प्रवेश देना। दूसरा, समय समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का मापन एवं मूल्यांकन करना और उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करना। थर्ड है समय समय पर छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना और उनका निवारण करना। नेक्स्ट, शिक्षा की तत्कालीन समस्या को समझना, उनके समाधान का उपाय खोजना। और लास्ट, शैक्षिक शोध को गतिशील रखना। इसके अलावा यहाँ और भी हो सकते हैं, जैसे टीचिंग मेथड, जो टीचर्स के द्वारा टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजीज यूज़ की जा रही हैं उनका समय समय पर मूल्यांकन करना कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितनी प्रभावशाली हैं, कितनी इफेक्टिव हैं। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं पूरे स्कूल के एक्टिविटीज़ में, है ना, टीचिंग के दौरान या मैनेजमेंट के दौरान, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो हर जगह एवेल्युएशन की ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी ऐसे क्राइटेरिया पकड़ के बता सकते हैं जो आप अपने आसपास स्कूल में देखते भी हैं। ये आपका इंग्लिश में हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए, जो ये स्केल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेवल कह लीजिए, स्केल कह लीजिए या टाइप्स कह लीजिए मेजरमेंट के। तो 4 आपके होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। ठीक है, नामित, क्रमित, अंतराल और रेशो मतलब आनुपातिक। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। या अब यहाँ जैसे पूछ लिया इंटरवल स्केल के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, तो यहाँ देखिए क्या है इनकी विशेषताएं। पहला, अंतराल पैमाना मात्रात्मक है। ये क्या बताता है? मात्रा यहाँ पे, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ आती हैं, जैसे मैथमेटिकल वैल्यूज़ कुछ पता चलता है, जैसे मार्क्स हो सकते हैं, हाइट हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, यह चरों के माध्य और माध्यिका की गणना करने की अनुमति देता है, चरों के बीच अंतर को समझने के लिए, और आप चरों के बीच के मानों को इसमें घटा सकते हैं। परम शून्य बिंदु अर्थहीन होता है, मतलब यहाँ शून्य जो है वो अर्थहीन है। यहाँ यदि 0 आता है तो उसका वो मतलब नहीं है कि, जैसे मान लीजिए आपने परीक्षण किया, कोई टेस्ट लिया स्टूडेंट का, मैथ्स का टेस्ट लिया और उसमें स्टूडेंट के 0 मार्क्स आ गए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे मैथ्स की बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो वो टॉपिक है जिसका टेस्ट लिया गया उसके बारे में उसे जानकारी ना हो, लेकिन वहाँ 0 का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो उसके अंदर उस चीज़ की बिल्कुल एबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अर्थहीन शून्य। शून्य है तो सही, बट उसका वो मतलब नहीं है, शून्य मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश में हो गया। आगे हमारा आता है राइट 2 डिफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। 2020 में रिपीटेड है, जो कि पहले से प्रोवाइडेड है इसका आंसर, इसलिए यहाँ नोट नहीं किया गया है। जो पहले की जो वीडियोस में आप देख सकते हैं, तो 2 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के डिफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है, आप खुद भी सोचें हैं तो डिफेक्ट ये हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप अपने विचार लिख सकते हैं, लॉजिकल एक रीजनिंग वगैरह यूज़ होती है, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ होती है, बट यहाँ पे वो आपको मौका नहीं मिलता है। जो ऑप्शन है उन्हीं में से आपको चुनना पड़ता है। आप अपनी राय, अपना जो समझ है वो वहाँ पे नहीं दे सकते, वहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है गिव द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी के टाइप पूछे हैं। वैलिडिटी ना अलग अलग आधार पर जैसे बताई गई है, अलग अलग है। जैसे फ्रीमैन कहते हैं कि वैलिडिटी 4 प्रकार की होती है।
ऑपरेशनल, फंक्शनल, फैक्टोरियल और एम्पेरिकल। इसके अलावा जॉर्डन कहते हैं 2 प्रकार की वैलिडिटी होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वैसे जो ज़्यादातर चलती है वो क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, इसके द्वारा 3 प्रकार की वैलिडिटी या वैधता बताई गई है, कंटेंट, क्राइटेरियन रिलेटेड एंड कंस्ट्रक्ट, विषय वस्तु, कसौटी संबंधित और रचनात्मक वैधता। ठीक है, या पढ़ लीजिएगा, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम देखें तो राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा। अब देखिए मीडियन के बारे में पूछा है, मीडियन का फॉर्मूला बताइए, मीडियन कैसे निकालेंगे किसी ग्रुप्ड डेटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, न्यूमेरिकल आए या ना आए, इन दोनों पेपरों में न्यूमेरिकल नहीं आया है, हो सकता है इस बार आए नहीं आए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको न्यूमेरिकल आप करें ना करें, क्योंकि उसका चॉइस आपको मिल जाता है ऑप्शन में। न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरी रहती है, थ्योरी का एक क्वेश्चन रहता है। तो यदि आपने तैयारी नहीं करी है न्यूमेरिकल की, तो आप कम से कम थ्योरी करके गए तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। बट लेकिन वेरी शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आ जाता है, शॉर्ट में भी कई बार थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन पूछ ली और साथ में उसका फॉर्मूला पूछ लिया किसी भी चीज़ का, जैसे मीडियन से आप क्या समझते हैं और इसका फॉर्मूला बताइए ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, इस तरीके से। तो आपको सारे के सारे फॉर्मूला देखने ही हैं, फॉर्मूला तो आप कम से कम देख कर जाएंगे, फॉर्मूला बहुत पूछा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो राइट द टाइप ऑफ कोरिलेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी कई बार हुआ है। कोरिलेशन तो 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसका मतलब क्या, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था किसी और पेपर में भी, सहसंबंध जब पूछा गया था, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक जब इफेक्ट पॉजिटिव पड़ रहा है, जैसे किसी चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, जैसे इंटरेस्ट यदि आपका डेवलप हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो ऑब्वियसली उसमें अचीवमेंट भी अच्छा आएगा, अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो इंटरेस्ट और यहाँ अचीवमेंट का पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, एक के अच्छे होने से, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा देखें हम नेगेटिव कोरिलेशन, स्ट्रेस में आपका अचीवमेंट कम आता है, आप स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन, एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, दूसरे का प्रभाव कम हो रहा है। लास्ट है आपका जीरो कोरिलेशन, मतलब कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, कोई भी ना तो कुछ कमी आ रही है ना ही कुछ उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो वो जीरो कोरिलेशन है। आगे हम चलते हैं डिफाइन नॉर्म्स। तो जैसे हमने आपको बताया था 4 है ना, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानक। तो मानक में यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका कि मानक को परिभाषित कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मापों की इकाई ना होने के कारण, कि कोई इकाई नहीं है। शैक्षिक मापें कैसी होती हैं, मार्क्स ही तो होते हैं। इकाई का मतलब जैसे आप वेट कर रहे हैं तो वेट में आप किलो, ग्राम ऐसे बता सकते हैं। लिक्विड को मेज़र कर रहे हैं तो लिक्विड को आप लीटर में बना सकते हैं, ml में बता सकते हैं। बट शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक मापें कि आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसकी क्या यूनिट है, उसमें तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है 34। तो 34 का क्या मतलब कि 100 में से 34 आए, लेकिन उसकी कोई यूनिट तो नहीं है। तो देखिए, इसलिए ये जो मापें हैं अर्थहीन होती हैं कि यूनिट तो है नहीं, क्या कहें फिर, कैसे इसको कंपैरिजन करना है, तो कैसे कंपेयर करें। तो उसके लिए कुछ संदर्भ बिंदु दिए जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट दिए जाते हैं, इनको ही हम मानक कहते हैं। इनकी सहायता से हम किसी परीक्षण पर वास्तविक उपलब्धि की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, मानक किसी परीक्षण पर प्राप्तांकों के वे परिवर्तित आधार बिंदु हैं जिनके आधार पर प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है, उनकी सापेक्ष स्थिति स्पष्ट की जाती है। जैसे जो परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम है, परसेंटाइल में क्या पता चलता है, हमें पता चल पाता है जो आपकी परसेंटाइल रैंक आई है तो उससे नीचे कितने लोग हैं और उससे ऊपर, आपसे ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्म्स डिसाइड करते हैं, इसको ही नॉर्म कहेंगे आप। नेक्स्ट हमारा है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग सिस्टम के 2 गुण बताइए, हमने 3 बता दिए यहाँ पर। पहला है प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तैयार श्रेणी प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली अधिक विश्वसनीय होती है। जो आपके परसेंटेज मिलते हैं ना, परसेंटेज मार्क्स जो आपके मिलते हैं, उससे अच्छा ये बता रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट, ग्रेड प्रणाली से परीक्षार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धियों का अलग अलग ज्ञान होता है, आप अलग अलग उनको कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेड प्रणाली द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों की उपलब्धियों की तुलना आसानी से की जा सकती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप 100 मार्क्स तक है, 0 to 100 किसी के मार्क्स आ रहे हैं, वहीं वेरी करेंगे 0 से 100 में, तो मार्क्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, ग्रेड सिस्टम कैसा होता है, 5 ग्रेड सिस्टम होगा, 7 ग्रेड होगा या 9 ग्रेड होगा। यहाँ कंपेयर करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं ऐसा। इंग्लिश में है वो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा है राइट द एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये आप हिस्टोग्राम पहले आ चुका है, वहाँ से आप देख लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट। तो फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट आए, फॉर्मेटिव समेटिव इवेल्युएशन आए, फॉर्मेटिव समेटिव टेस्ट आए। आप लिखेंगे इन्हीं पॉइंट्स को। हम देखेंगे यहाँ 2 डिफरेंस पूछे हैं, हमने 5 बताए हैं, ठीक है। एक आध जो भी आप अपने तरफ से ऐड करना चाहें, आप जानते हो वो कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है यदि शॉर्ट आपसे पूछा जाए। इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा के लिख देंगे आप, है ना, समझ जाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है फॉर्मेटिव टेस्ट का? तो इसका उद्देश्य है छात्रों के सीखने की निगरानी करना और निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना। यहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं, यहाँ लिखिएगा फीडबैक, मतलब पृष्ठपोषण प्रदान करना। नेक्स्ट है शिक्षण। समेटिव टेस्ट के लिए शिक्षण अवधि के अंत में विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करना। ये अंत में करते हैं और ये क्या करते हैं, निरंतर फीडबैक देते हैं, लगातार, है ना। आप समझ रहे हैं, क्लास में टीचिंग चल रही है तो डेली उनको फीडबैक देना स्टूडेंट्स को। ये फॉर्मेटिव टेस्ट में या फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। लेकिन आप पूरा एक चैप्टर हो जाने के बाद या कोर्स हो जाने के बाद जब उनका मूल्यांकन करते हैं स्टूडेंट्स का, तो वो समेटिव टेस्ट में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइमिंग क्या रहती है। जैसा कि अभी हमने देखा, इसकी टाइमिंग क्या है, निरंतर है। ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जब सीखना चल रहा है, सिखाना चल रहा है, टीचिंग लर्निंग चल रही है। समेटिव हमारा सीखने की अवधि के अंत में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, कितनी बार होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या टेस्ट आपका अक्सर या निरंतर होता रहता है, जबकि हम देखें समेटिव को, योगात्मक को, तो कभी कभी या आमतौर पर किसी इकाई, अवधि या पाठ्यक्रम के अंत में यह आयोजित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखें फोकस, केंद्र क्या है इसका। तो फॉर्मेटिव का है सीखने और निर्देश में सुधार करना, और समेटिव का है समग्र उपलब्धि का आकलन करना, जो टोटल अचीवमेंट हुआ है उसका आकलन करना है, असेसमेंट करना है। आगे हम देखें यूज बाय टीचर्स। तो फॉर्मेटिव शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना और छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करना, इसके लिए शिक्षक फॉर्मेटिव का यूज़ करते हैं। समेटिव का शिक्षक यूज़ क्यों करते हैं, ग्रेड आवंटित करना, उनको ग्रेड दिया जा सके, स्टूडेंट्स को परसेंटेज उनको बताई जा सके कि उनको कितना उन्होंने अचीव किया है, और यह निर्धारित करना कि शैक्षिक लक्ष्य पूरे हो गए हैं या नहीं। ये हमारा लास्ट हो गया 2022 का। नेक्स्ट हमारा 2023 का पेपर है। सबसे पहले राइट द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन का चाहे तो उद्देश्य आए, इंपॉर्टेंस आए, या फिर आपका फंक्शंस या कार्य आए। जो हमने पहले बताए थे वही रहने वाले हैं। 5 पॉइंट जो बताए थे ना आपको पहले, अभी थोड़ी देर पहले 2022 के पेपर में, कि कार्य क्या है मूल्यांकन के, वही लिखना है। उद्देश्य में भी सेम लिखना है, इंपॉर्टेंस में भी सेम लिखना है, और कार्य में भी वही लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्या है? इस विधि को श्रेणी मापनी या क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं। यह विधि प्रश्नावली की तरह ही होती है। अंतर यह होता है कि इसमें समस्या विशेष से संबंधित अनेक कथन होते हैं। निर्धारक को अपनी दृष्टि से उन्हें श्रेणीबद्ध करना होता है, इसलिए इसे श्रेणी मापनी कहते हैं। यह श्रेणी मापनी कई प्रकार की हो सकती है, चेकलिस्ट, आंकिक मापनी, ग्राफिक, क्रमिक या बाध्य चयन मापनी, ठीक है। यहाँ क्या करना है, रेटिंग स्केल समझ रहे हैं आप। रेटिंग स्केल जब आप कभी यूट्यूब चलाते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं, तो रेट करने के लिए आता है ना कि 4 स्टार दीजिए, 3 स्टार दीजिए, 5 स्टार दीजिए। अक्सर 5 स्टार वाली आपके सामने रेटिंग स्केल आती है। वो क्या है, रेटिंग स्केल है। कौन सी वाली, 5 पॉइंट्स वाली रेटिंग स्केल, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे 5 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं रेट करने के लिए, तो उसे हम रेटिंग स्केल कहेंगे। या आप देखेंगे यूट्यूब पे कई बार होता है किसी ऐड को आने के बाद में वहाँ लिखा होता है कि आपके लिए ये कितना यूज़फुल है, या आपसे संबंधित है ये प्रोडक्ट या नहीं। तो आप कितना एग्री करते हैं, सहमत, असहमत, पूर्णतः असहमत, पूर्णतः सहमत, या कुछ भी नहीं, इस तरीके से। तो ये भी रेटिंग स्केल ही होता है, ठीक। आगे चलते हैं, ये आपका इंग्लिश में हो गया। नेक्स्ट हमारा है गिव 2 सजेशंस फॉर अवॉइडिंग गैसिंग आंसर्स, कि आप गैस करते हैं आंसर्स, है ना। स्टूडेंट्स जब आंसर्स को गैस करते हैं, इस प्रक्रिया को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि आंसर गैस करना तो सही आंसर देने का तरीका नहीं हुआ। इसका मतलब कि स्टूडेंट को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसको आप अवॉइड कैसे करेंगे। सबसे पहला है निबंधात्मक एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों की रचना, मतलब ऐसे टाइप और शॉर्ट टाइप। इनकी रचना इस सावधानी के साथ की जानी है कि बिना सोचे समझे उनके उत्तर का अनुमान ना लगाया जा सके। नेक्स्ट, हाँ ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हाँ या ना उत्तरों में कोई क्रमबद्धता नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पहला हाँ दूसरा ना, या हाँ 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 दे रखा है, ना दे रखा है, ऐसे नहीं। उनमें कोई सीक्वेंस ना हो, ठीक है, बिना सीक्वेंस के चलें, जिससे कि जो स्टूडेंट है उसको उसका फ़ायदा ना उठा पाए, या वो उसका जो तुक्का है वो काम ना कर जाए, है ना। नेक्स्ट हम देखें तो बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्पों में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हमने MCQ टाइप क्वेश्चंस में
ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसे विकल्पों को समाहित किया जाए कि विद्यार्थी सही उत्तर का चयन तर्क के आधार पर कर सके, ना कि उन्हें वो तुक्के के आधार पर करे, वो अपना लॉजिक यूज़ करे कुछ उसको ऑप्शन को चूज़ करने में। ये आपके इंग्लिश में हो गए सेम। आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से, क्योंकि दो मेथड हम यहाँ पढ़ते हैं, रैंक डिफरेंस मेथड जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं आपका कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ठीक है। सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन ऊपर हम देख रहे हैं फोर्थ, क्या पूछा है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 to +1 वेरी करता है, -1 उसकी सबसे कम वैल्यू है और +1 उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। और यहाँ आपसे पूछा ही गया था कि अधिकतम मान क्या होगा, तो हमने बताया +1 होगा, ठीक है। निम्नतम पूछे तो -1 होगा और मीडियम बीच में कौन सा होता है, वो 0 होता है, ठीक। इससे ऊपर या -1 से और नीचे और कोई वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में नहीं आती। नेक्स्ट हमारा पूछा है आपका फॉर्मूला, फिर से पूछा गया है रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करने का, तो वो ये है रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1 ब्रैकेट में। जहाँ रो है सहसंबंध गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हम निकालना चाह रहे हैं, ये है समेशन या योग या जोड़ का निशान। किसका समेशन कर रहे हैं आप, किसका योग कर रहे हैं, डी स्क्वायर का। यहाँ डी क्या है, रैंक के अंतर का वर्ग, मतलब रैंक यहाँ पे दी जाती है, एक फॉर्मूला है, मतलब मेथड है इसको निकालने का, है ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। यहाँ पर रैंक दी होती हैं स्टूडेंट्स की, मार्क्स नहीं होते हैं, रैंक दी होती हैं। उन रैंक्स के बीच में आप अंतर निकालेंगे, दो रैंक दी होंगी, ठीक, उनके बीच में जब अंतर निकालेंगे उसको डी बोला जाता है। तो इस डी का जब आप स्क्वायर कर देते हैं, रैंकों का वर्ग करते हैं, उसको आप ऐड करेंगे तो समेशन डी स्क्वायर निकल के वैल्यू आएगी। अपॉन में फिर एन क्या है, टोटल जो सदस्य जिनकी आपने रैंक ली है, मान लीजिए 10 सदस्य आपने शो किए हैं, 10 आपने रैंक लिखी हुई है, तो यहाँ पे n 10 हो जाएगा और n स्क्वायर में 10 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है हम ये जानेंगे। तो वह परीक्षण जिसके परिणाम मापनकर्ता की व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित नहीं होते। मतलब हमने, जैसे मैंने अगर किसी भी परिणाम को ज्ञात किया, मतलब कोई टेस्ट लगाया, ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति उसको परीक्षण कर रहा है उसी टेस्ट के द्वारा, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, सेम उसका परिणाम निकल कर आना चाहिए। तो इसको हम वस्तुनिष्ठता कहेंगे, इसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे, ठीक। यहाँ जैसे उदाहरण में लिखा भी हुआ है, यदि किसी छात्र पर प्रशासित किसी उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट का अंकन 2 या 2 से अधिक मापन करता हूँ, मतलब 2 या 2 से अधिक शिक्षक या प्रशिक्षक एग्जामिनर ले रहे हैं और हर बार जो छात्र के अंक हैं वो समान आ रहे हैं, इसका मतलब जो टेस्ट है वो वस्तुनिष्ठ है और इस गुण को हम वस्तुनिष्ठता कहेंगे। ये इंग्लिश में हो गया, आप देख लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, गिव द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। साक्षात्कार प्रविधि के गुण बताइए। तो यहाँ हमने गुण पूछे थे, 1-2 आप लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, यहाँ 7 बता दिए, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। इवन इनके द्वारा आप समझकर 1-2 और बढ़ाकर, अगर ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंटरव्यूअर। साक्षात्कार लचीलापन प्रदान करता है, किसको, इंटरव्यूअर को, साक्षात्कारकर्ता को। नेक्स्ट हमारा है द इंटरव्यूअर कैन जज नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द रेस्पोंडेंट। नॉन वर्बल जो आप बोल नहीं रहे, आपके हाव भाव, उसको देख सकते हैं इंटरव्यू में, है ना। नेक्स्ट है मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। आप बहुत ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं। कंडक्टिंग डिटेल्ड इवेल्युएशंस। जनरली नॉन रेस्पॉन्स रिमेन्स वेरी लो इन दिस मेथड। मतलब ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि आप रेस्पॉन्स ना करें, नॉन रेस्पॉन्स रहें, कि आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। ग्रुप में तो आप रेस्पॉन्स नहीं करते तो एक बार को वो चल सकता है, बट इंटरव्यू क्योंकि 1 to 1 होता है ना, आप ध्यान रखा जाता है इंटरव्यू के दौरान, तो या 1 to 1 नहीं होगा तो 1 या 2 लोग हो सकते हैं, 2-3, उससे ज़्यादा तो नहीं होते, तो आपको रेस्पॉन्स करना पड़ता है। तो ना रेस्पॉन्स नहीं करने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यू आर द प्राइमरी सोर्स फॉर अचीविंग सिग्निफिकेंट एंड ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा क्या है, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इंटरव्यू के द्वारा। प्राइमरी सोर्स रहता है, डायरेक्ट इंसान से बात हो रही है। इट इज़ एन ईजी टेक्निक टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद योर कस्टमर्स। ये ईजी टेक्निक है अपने कस्टमर्स के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए। ये आपका हिंदी में हो गया, ठीक है, जो आपको बोलकर बताया।
नेक्स्ट हमारा है राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। 2021 में आया हुआ है और आपसे कहा भी है कि आप सारे के सारे फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। रिलायबिलिटी कैसे जानेंगे? रिलायबिलिटी क्या होता है? पहले तो हमने देखा क्या, ऑब्जेक्टिविटी देखी थी कि जिसके लिए मापने के लिए वो बनाया गया है, तो जितनी बार हम उसका यूज़ करेंगे हर बार सेम परिणाम आएगा। यहाँ क्या है कि जिस गुण को मापने के लिए आपने टेस्ट बनाया है, कि आप जो मापना चाहते हैं, जो विशेषता या जो गुण मापना चाहते हैं किसी स्टूडेंट का, वही यदि जो गुण है वो निकल कर आ रहा है, वो टेस्ट दे पा रहा है, उसका परिणाम है ना, वो परिणाम उसके द्वारा प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसको हम विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे और उस गुण को हम विश्वसनीयता कहेंगे। उदाहरण में हम देखें तो एक मानकीकृत बुद्धि परीक्षण है, एक मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो हमने स्टूडेंट्स पर लगाया, ठीक है। स्टूडेंट से करने के लिए कहा, 10-20 दिन बाद फिर से उसी समूह को कहा कि आप टेस्ट दीजिए, तो क्या होता है कि वो परिणाम सेम आते हैं हमारे 10-20 दिन बाद, ठीक है, सेम उस पर ग्रुप पे अप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम विश्वसनीयता कहेंगे इस गुण को परीक्षण के। डेफिनेशन यहाँ दे दी। क्या है डेफिनेशन? यदि कोई परीक्षण उन मापीय गुणों जिनके मापन के लिए वह बनाया गया है का सही मापन करता है, कोई त्रुटि नहीं आती है, तो परीक्षण के इस गुण को हम परीक्षण की विश्वसनीयता कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ ये इंग्लिश में देख लेते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन, राइट द यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट आ जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है, अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है, केस स्टडी है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी कम्युलेटिव रिकॉर्ड हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल टेस्ट में आती हैं, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे, हमने कितने सारे इनके गुण बता दिए, 9 गुण बता दिए, गुण नहीं, उपयोग बता दिए। तो उपयोग क्या है? कमजोरियों या ताकत, स्ट्रेंथ या वीकनेस को जानने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान करने के लिए, उसका उचित उपचार की योजना बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। प्लेसमेंट निर्णय सक्षम बनाता है, मतलब प्लेसमेंट निर्णय आप कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। प्लेसमेंट होता है ना, कि प्लेसमेंट में क्योंकि किसके द्वारा होगा प्लेसमेंट? या तो कोई टेस्ट हुआ होगा या फिर इंटरव्यू लिया गया होगा, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंटरव्यू भी आता है। करियर मार्गदर्शन के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। प्रगति पर नज़र रखने के लिए, मतलब कितनी प्रोग्रेस हो रही है। विकलांगता की पहचान करने के लिए। प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है, ठीक, उसमें यूज़ करेंगे। व्यावसायिक क्षमता जानने के लिए, वोकेशनल एबिलिटी कितनी है। और स्वखोज मतलब सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी आप काउंसलिंग से कर पाते हैं, है ना। काउंसलिंग प्रोसेस में ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जानने की कोशिश करेंगे, ये भी साइकोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं। तो बताइए कैसा रहा आपका ये वीडियो। अगर ठीक लगा हो कि आपकी मदद होगी इससे, तो आप शेयर कीजिए ताकि और भी इसको देख सकें, ठीक है। और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिए, टेलीग्राम पर पूछ लीजिए, मेल कर लीजिए, ठीक। और इसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा कोई ऐसी कमी रह जाती है कि आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।